हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब में। दिस इज अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस जीए। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बता रखा था और एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ टॉपिक पे डिस्कशन की थी। जो पहला टॉपिक था वो था स्रोत। तो वो स्रोत को जिसको दो भागों में हम लोगों ने विभाजित किया था। फर्स्ट था आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेस एंड सेकंड था आपका लिटरेचर। मतलब पहला जो स्रोत था वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है और दूसरा स्रोत जो था साहित्यिक स्रोत। और हम लोग पिछले क्लास में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अन्वेषण उत्खनन के बारे में चर्चा कर रखी। इसके अलावे हम लोगों ने अभिलेख के बारे में चर्चा कर रखी। इसके अलावे हम लोगों ने सिक्के के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोगों का अगला टॉपिक होगा कला, साहित्य कला, है ना। तो कला के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज जो टॉपिक होगा दोस्तों, हम लोगों का पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कला सामग्रियां या कला सामग्री आर्ट। अब इस कला सामग्री में क्या क्या हम लोग बांट सकते हैं। कला सामग्री के अंतर्गत हम लोग बेसिकली स्थापत्य कला को बांट सकते हैं, स्थापत्य कला को बांट सकते हैं, आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं ना। फिर मूर्ति कला को बांट सकते हैं, फिर चित्रकला को बांट सकते हैं बेसिकली। तो हम लोगों को इसी तथ्यों पर चर्चा करनी है आज। तो हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर जो है ना। तो प्राचीन भारत में जो विभिन्न प्रकार की स्थापत्य शैलियों का विकास जो हुआ था उसकी जानकारी प्राचीन मंदिरों और महलों के अवशेष से मिलती है। प्राचीन भारतीय मंदिर शैलियों को 3 नामों से पुकारा जाता है: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। मैंने 3 शैली का नाम बोला। कला शैली के रूप में अगर पढ़ोगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और ये 3 पॉइंट मैंने क्या क्या बोला दोस्तों? एक मैंने बोला नागर शैली, एक मैंने बोला वेसर शैली और एक मैंने बोला द्रविड़न शैली या द्रविड़ शैली। ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है आपका नागर शैली, उत्तर भारत के सभी मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो आपका नागर शैली में हुआ है और उसे नागर शैली कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपसे बोला जाए नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत में जो भी मंदिर का निर्माण हुआ हो वो किस शैली में होगा भाई? तो नागर शैली में होगा। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि मध्य भारत में दक्कन के मंदिर जो होते हैं, जो मध्य भारत का जो क्षेत्र है, आप जो भारत देख पा रहे हो, अगर ये मध्य भारत के हिस्से को मैं लूंगा तो मध्य भारत में कौन सा शैली था? तो बेसर शैली। मध्य भारत में मिडिल इंडिया जो है उसमें क्या था? बेसर शैली। और द्रविड़न शैली जो था वो सुदूर दक्षिण का, मतलब जो सबसे दक्षिण के क्षेत्र हुआ करते थे, सुदूर दक्षिण मतलब एकदम दक्षिण के भाग में, जैसे तमिलनाडु वगैरह है ना। तो सुदूर दक्षिण के जो क्षेत्र होते थे या तमिल क्षेत्र जो होते थे, वहां के जो भी मंदिर बने होते थे वो द्रविड़ शैली के थे। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो कि जो दक्षिण भारत में तंजौर का एक राजराजेश्वर मंदिर है जो द्रविड़ शैली का है। राजराजेश्वर का मंदिर मैं यहां लिख दे रहा हूं, राजेश्वर का मंदिर। तो राजराजेश्वर का मंदिर कहां है दोस्तों? तो तंजौर में है। बहुत बार तंजावुर या तंजौर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत में जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली का यानी दक्षिण में है, द्रविड़ शैली का है। और अगर आप उत्तर भारत में ले लो तो खजुराहो का कंदारिया महादेव का है ना। खजुराहो का कंदरिया महाराज है ना। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव खजुराहो का कंदरिया जो महादेव है, मतलब मैंने क्या बताया कि द्रविड़ शैली जो दिख रहा है आपका सुदूर दक्षिण में राजराजेश्वर की मंदिर आपका उसका एग्जाम्पल दिख रहा है। नागर शैली चले जाओ उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में आपको खजुराहो का कंदारिया महादेव का मंदिर दिखेगा नागर शैली में। वृंदावन का वैष्णव मंदिर ले लो, वृंदावन का वैष्णव टेम्पल है ना, वैष्णव मंदिर। अगर वृंदावन का वैष्णव मंदिर ले लो तो वो सारा मंदिर जो है जिसमें गोपुरम बनाया गया है वो बेसर शैली में है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है, ये किस शैली में है? बेसर शैली में। तो हम लोगों ने 3 शैली के बारे में पढ़ा, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़न शैली, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसर शैली इट इज ऑल्सो कॉल्ड चालुक्य शैली, यानी बेसर शैली को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? चालुक्य शैली। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए, ये सब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमीशन के पर्पज से अपर एग्जाम में।
तो 3 शैली हम लोगों ने पढ़ा, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। सबसे ऊपर वाला शैली कौन सा दोस्तों? तो सबसे ऊपर वाला शैली हो गया नागर शैली, उसके बाद बेसर शैली, बौ से बीच और बौ से बेसर, ऐसे याद रखना, ठीक है। और द्रविड़ शैली, ठीक है, दोनों के बीच, मतलब जो बीच वाला क्षेत्र होगा उस बीच वाले क्षेत्र में नागर शैली का भी कुछ मौजूदगी होगा और द्रविड़ शैली का भी कुछ मौजूदगी होगा, ठीक है। तो जैसे आप ले लो एग्जाम्पल में, जैसे मान लो नागर शैली है तो कहां से कहां, तो मैं बोल सकता हूं कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हिमालय से लेकर जो विंध्याचल है ना, हिमालय से जो विंध्याचल है, हिमालय से विंध्याचल तक के जो मंदिर बने होंगे ये किस शैली में होंगे? तो नागर शैली में होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछता जाए कि बेसर शैली का बता दो तो आप बोल सकते हो कि विंध्याचल पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच में, मतलब विंध्याचल से जो आपका एक कृष्णा नदी है, विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच में अगर बोला जाए तो विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच में जो शैली होगा, इस शैली को बीच का है तो बीच वाला यानी बेसर शैली होगा, ठीक है। और कृष्णा नदी से जो नीचे का क्षेत्र होगा, जैसे तमिलनाडु वगैरह आप देखते हो, तो नीचे का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा शैली होगा? तो द्रविड़ शैली होगा, ठीक है। ये जो नीचे का क्षेत्र होगा ये द्रविड़ शैली में होगा, ठीक है, द्रविड़ शैली में होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 3 शैली के बारे में पढ़ा। एक था आपका नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली मैंने क्या बोला कि उत्तर भारत में, जैसा कि आपको मैप में मैंने दिखाया है कि उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का जो श्रेणी है, विंध्याचल है, सतपुरा है, नर्मदा नदी है ना, ताप्ती नदी है, बहुत सारी नदियां आपको दिखेगी। तो ये जो नर्मदा नदी यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये ताप्ती नदी है, तो नर्मदा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र विंध्याचल की श्रेणी है और नीचे जो है सतपुरा की श्रेणी है, ठीक है ना। तो ये विंध्याचल श्रेणी जो है, यानी हिमालय से विंध्याचल के बीच में जितने भी मंदिर बनेंगे वो ऑलमोस्ट किस शैली में बने होंगे? तो नागर शैली में। और विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में जितने भी मंदिर बने होंगे वो किस शैली में दोस्तों? तो बेसर शैली में, बौ से बीच, बौ से बेसर। और कृष्णा नदी से जो सुदूर दक्षिण का पार्ट्स होगा वो किस शैली के बने होंगे? तो वो जो होंगे द्रविड़ शैली के बने होंगे। जैसे मान लो अभी राम का अयोध्या मंदिर जो अभी आपने देखा कि मोदी गए हुए थे, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, तो वो जो मंदिर है वो मंदिर किस शैली में बनेगा, है ना। तो जाहिर सा बात है वो मंदिर है कहां? तो उत्तर प्रदेश में है। आप लोग देख लो कि उत्तर प्रदेश में किस लोकेशन में पड़ता है ये उत्तर प्रदेश, तो आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश जो है ये हिमालय से विंध्याचल वाले रेंज में पड़ता है, यानी इस क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में पड़ता है। और उत्तरी क्षेत्र में मैंने क्या बताया था, कौन सा शैली होगा दोस्तों? तो नागर शैली। यानी अयोध्या मंदिर जो बनने वाला है वो अयोध्या मंदिर जो बनेगा, वो अयोध्या मंदिर जो बनेगा वो किस शैली में होगा? नागर शैली। अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि तमिलनाडु में जो मंदिर बना हुआ है तो बताओ आप किस शैली का हो सकता है, तो आसानी से आप बता सकते हो कि द्रविड़ शैली होगा। जो बीच का क्षेत्र होगा उसमें किस शैली का बना हुआ है, तो आसानी से कॉन्सेप्ट लगाना कि वहां पर क्या होगा? बेसर शैली। तो बौ से बेसर, बौ से बीच याद रखना, ऊपर वाला नागर है, बीच वाला बेसर है और नीचे वाला द्रविड़ शैली है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं एग्जांपल लूं तो जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग पढ़ोगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि की जो खुदाई हुई उससे प्राप्त भवनों से सैंधव सभ्यता का पता चलता है कि हमारी सैंधव सभ्यता किस तरह से थी। और इसके अलावा अगर मैं अतरंजी खेड़ा की बात करूं जो उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अतरंजी खेड़ा कहां है भाई, तो अतरंजी खेड़ा कहां है? उत्तर प्रदेश में है। तो अतरंजी खेड़ा जो है आदि की खुदाइयों से हमें पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो चुका था। यानी 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 1000 ईस्वी पूर्व से पहले लोहे की खोज हो चुकी थी और यहां पर लोहे के बारे में लोग परिचित थे, ऐसा दिखता है हमको। दक्षिण भारत में आप चले जाओ तो दक्षिण भारत में एक जगह है अरिकमेडु जो पांडिचेरी के पास है ना, अरिकमेडु कहां है ये? पांडेचेरी या पुदुचेरी कुछ भी बोल दो, है ना। तो जो अरिकमेडु है वहां पर, मतलब अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई हुई है। इससे रोम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। यानी अरिकमेडु से हमें व्यापारिक संबंधों का पता चलता है, किससे किससे? रोम और भारत के बीच, है ना। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, मैं हटा दे रहा हूं इसको। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली कैसा है। और भी आप स्थित ये पीटी मेन सब में काम आएगा। 66 BPSC के लिए आप लोग तैयार हो रहे हो, जेपीएससी के लिए तैयार हो रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए तैयार हो रहे हो, दरोगा मेंस के लिए तैयार हो रहे हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है।
देखो बच्चों, विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे मान लो मैं नाम ले लेता हूं देवगढ़ का दक्ष अवतार मंदिर, ठीक है। देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है, ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ है? झांसी में है। झांसी कहाँ है? यूपी में, आप लोग जान रहे होंगे। तो मैं यहां लिख ही दे रहा हूं झांसी, ताकि आप लोगों को और दिक्कत ना हो। झांसी में है, ठीक है। इसके अलावा भीतर गांव का मंदिर ले लो, कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर कहां बोला मैंने? कानपुर में है। आप अजंता के गुफाओं का चित्र ले लो, अजंता के गुफाओं का चित्र ले लो। एलोरा का मंदिर ले लो, आप अजंता के गुफा चित्रों को आप ले सकते हो। इसके अलावा आप एलोरा का कैलाश मंदिर ले लो, ठीक है ना। एलोरा का कैलाश मंदिर ले लो, कैलाश मंदिर ले लो। महाबलीपुरम का रथ मंदिर ले लो, महाबलीपुरम का रथ मंदिर ले लो। सुल्तानगंज से प्राप्त जो बौद्ध का है, यानी गौतम बुद्ध या बुद्ध का जो ताम्र मूर्ति है, वो सारी चीजों को ले लो। तो इन सभी चीजों से हिंदू कला और सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण हमें मिलते हैं। भारत के अतिरिक्त आप दक्षिण पूर्व एशिया में चले जाओ, तो दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। स्मारक मतलब भवन हो सकते हैं, उससे टीला हो सकते हैं, है ना, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का जो है बोरोबुदुर स्तूप, बोरोबुदुर स्तूप मैं लिख दे रहा हूं यहां। जावा सुमात्रा आपको दिखेगा ना। तो बोरोबुदुर का स्तूप, बोरोबुदुर स्तूप जो है महायान बौद्ध स्तूप बोल सकते हैं इसको। महायान बौद्ध स्तूप, ठीक है। तो बोरोबुदुर स्तूप जो है महायान बौद्ध स्तूप। या फिर आप बोल सकते हो कि कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर, है ना, ये भी बहुत फेमस है। कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है ना। इन सभी से इसका उल्लेख हमें मिलता है। आपको बता दूं कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा गया। मतलब मैं बता रहा हूं कब? 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, यानी 1500 टू 600 बीसी, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। हाल ही के उत्खननों से हमें पता चला है कि काशी से लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लोहे का प्रयोग होने की आइडियोलॉजी हमें मिली है, यानी 1500 यानी 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास की घटना में लोहे के प्रयोग होने की जानकारी हमें मिली है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो पुरातात्विक उत्खनन है, उस पुरातात्विक उत्खनन मतलब जो जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान जो हमें प्राप्त हुई पुरातात्विक उत्खननों से बौद्ध काल के तक्षशिला, कौसंबी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोधगया आदि नगर प्रकाश में आए हैं, ठीक है। तो ये सारे नगरों से हमें बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मंदिरों में, मंदिर, स्तूपों में, विहारों में चैत्यों के अध्ययन से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। अतः यह कहना समुचित प्रतीत होता है कि स्थापत्य अवशेषों के आधार पर तत्कालीन सामाजिक, तत्कालीन आर्थिक, तत्कालीन सांस्कृतिक, तत्कालीन धार्मिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। निर्माण किस काल की विशेषता में हुआ, मतलब हमें यह भी ज्ञात होता है कि जो उनका निर्माण है वो किस काल विशेष में हुआ और उसके निर्माणकर्ता कौन थे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट्स जो हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं इसे हटा दे रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो आप बढ़िया से अच्छे से तैयारी करना, इसका एक एक पॉइंट से रूबरू होना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब अभी जो मैंने कला लिखा था, कला के अंतर्गत पढ़ रखा हम लोगों ने आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला। अब हम लोगों को पढ़ना है स्कल्पचर। स्कल्पचर बोले तो मूर्ति कला, वो आर्किटेक्चर था और ये जो आपका है
ये है आपका स्कल्पचर, मतलब मूर्ति कला। तो धरोहर के रूप में हमें बहुत बड़ी संख्या में पत्थर धातु, पत्थर का बोलो आप, धातुओं का बोलो आप, या पक्की मिट्टी, टेराकोटा भी बोल सकते हो, तो पक्की मिट्टी की आकृतियां और मूर्तियां मिली है जो इस समय की कलात्मक क्रियाकलापों पर प्रकाश डालती है। मूर्तियां मुख्य रूप से मौर्य काल का आप देखोगे, शुंग का देखोगे, कुषाण का देखोगे, गुप्त का देखोगे, गुप्तोत्तर काल, इस सभी जगहों के मतलब इन सभी के समय के प्राप्त हुए हैं। अनेक तथ्यों से पुष्टि होती है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण जो है वो कुषाण से प्रारंभ हुआ। यानी मूर्तियों का प्रारंभ कहां से हुआ? बहुत सारे इतिहास में हमें कहां से मिलता है? कुषाणों से प्रारंभ हुआ। हड़प्पा काल की मातृदेवी और पशुपति शिव की सील पर कुरीदी हुई, कुरीदी मतलब उखेड़ा हुआ मूर्तियां विश्व विख्यात है, आप लोग जानते होंगे। कुषाण काल में बेसिकली ना दो प्रकार की मूर्ति शैली बहुत विद्यमान थी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। कुषाण काल में दो प्रकार की मूर्ति शैली का प्रचलन था। पहला था मथुरा कला और दूसरा था गंधार कला। मतलब कुषाण काल में कितने कला के बारे में मैंने बात किया भाई? तो दो कला का, एक मथुरा कला शैली था और दूसरा था गंधार कला शैली। ओके, मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली। मथुरा जो था पूर्णतः स्वदेशी था, मतलब ये जो आपको दिख रहा है मथुरा कला शैली, ये क्या था दोस्तों? पूर्णतः स्वदेशी, अपनापन है ना, पूर्णतः स्वदेशी था। जबकि गंधार कला जो था उस पर विदेशी प्रभाव परिलक्षित थे। विदेशी प्रभाव जो थे वो गंधार कला पर परिलक्षित थे। भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती, इन सभी जगहों से मूर्ति कला से जो है जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झांकी मिलती है। ठीक है, मूर्तियों के आधार पर काल निर्धारण भी किया जा सकता है और तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का आकलन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, बेसिकली हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? मूर्ति कला। और थोड़ी देर पहले मैंने जो चर्चा किया था, किसके बारे में चर्चा किया था? स्थापत्य कला। ठीक है, मूर्ति कला में दो इंपॉर्टेंट कला कौन कौन सा पढ़ा? मथुरा कला और गंधार कला। स्थापत्य कला में क्या क्या पढ़ा था? नागर पढ़ा था, बेशर पढ़ा था और द्रविड़न पढ़ा था। ये तीन पढ़ा था हम लोगों ने। मूर्ति कला में, कुषाण कला में दो भाग बांट दिया, मथुरा कला और गंधार कला। मथुरा कला जो था वो पूर्णतः स्वदेशी से परिलक्षित था, जबकि गंधार कला जो था वो विदेशी प्रभाव से परिलक्षित था। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा चित्रकला। चित्रकला में हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। उस समय में किस तरह का जीवंत रहा होगा उसके बारे में हमें आइडिया मिलता है। अजंता के चित्र में आप देखोगे तो मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। कहां का? अजंता का। ठीक है, चित्रकला में आपको माता और शिशु तथा मरनसन मतलब राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। इसके अलावे भिन्न भिन्न प्रकार की कला तथा अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा पॉइंट, जो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीकों से। इसके अलावे कुछ विशेष प्रकार के मृदभांड, जिसको पोएट्री कहते हैं ना, या आप वेयर बोल दो, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं। ओके, तो कुछ विशेष प्रकार के मृदभांड भी यहां पर प्रचलित थे, जिससे हमें तत्कालीन समय की परिस्थितियों के बारे में अवगत होती है। तो मैं इसे हटा दे रहा हूं ताकि आप लोग और आगे के पॉइंट को पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। मैं चर्चा कर रहा हूं मृदभांड के बारे में, है ना। मैंने क्या चर्चा कर रखा? मृदभांड। ये मृदभांड अलग से पॉइंट है दोस्तों, मृदभांड। ठीक है, तो ये मृदभांड जो है इसमें क्या मैं लूंगा? तो जैसे OCW, OCW क्या भाई? तो ओ का कलर वेयर बोल सकते हैं ना। ठीक है, ओके। पहला मैंने क्या बोला? OCW मतलब ओ का कलर वेयर। ये जो मतलब इसको हिंदी में आप बोल सकते हो गेरवा मृदभांड। गेरवा होता है ना, गेरवा कलर। ठीक है, गेरवा मृदभांड। जैसा गेरवा मृदभांड आपको एग्जांपल कहां मिलेगा? तो जो आपका जो आपका नवपाषाण काल होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर बाद में बताऊंगा आप लोगों का, स्टोन एज आएगा ना तो उसमें तीन भाग बांटूंगा मैं
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना, मतलब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो ये जो नियोलिथिक एज है, इस नियोलिथिक एज में OCW मृद भांड मिले हैं, है ना, ओका कलर्ड वेयर मिले हैं। इसके अलावा आप ले लो दूसरा BRW, BLW नहीं, BRW, है ना, B फॉर ब्लू, R फॉर सॉरी ब्लैक, B फॉर ब्लैक, R फॉर रेड और W फॉर वेयर, यानी ब्लैक रेड वेयर मतलब काला लाल मृद भांड। काला लाल मृद भांड आपको कहां इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा? तो ये पूर्णतः आपको दिखेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पन कल्चर बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया BRW। तीसरा है PGW। PGW का मतलब क्या हो गया? पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर मतलब चित्रित धूसर मृद भांड, इसको हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर PGW, चित्रित धूसर मृद भांड, और ये आपको परिलक्षित होंगे वैदिक एज में, है ना, वैदिक काल में, वैदिक काल में। इसके अलावा आप ले लो NBPW, NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पोलिश वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। पॉलिश क्या हुआ रहेगा, है ना, मतलब उत्तरी पॉलिश चमकदारी मृद भांड, उत्तरी पॉलिश चमकदारी मृद भांड। और इससे हमें किसके बारे में पता चलती है? तो पोस्ट वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल एंड मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज का जो लेसन बताया आप लोगों को, वो मेरा टॉपिक था स्रोत, और स्रोत के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने पुरातात्विक स्रोत कराया। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग के जहन में आ जाए बहुत बढ़िया से। तो स्रोत में मैंने दो भाग बताया था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ ब्यौरा दिया था, अन्वेषण उत्खनन जिसके बारे में हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अभिलेख के बारे में चर्चा की। इसके बाद हम लोगों ने सिक्कों के बारे में चर्चा की, और हम लोगों का जो आज का पॉइंट बच गया था वो था कला, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। कला के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा, मतलब स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। स्थापत्य मतलब किसी चीज को, भवन का निर्माण आप बोल सकते हो, स्मारक बोल सकते हो, है ना। तो कला में, स्थापत्य कला में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी मंदिर बने होते हैं उस समय के, तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली में बने थे। जो उत्तर भारत के होते थे वो नागर शैली के होते थे, जो मिडिल के होते थे वो बेसर शैली के होते थे, और जो सबसे नीचे के होते थे वो द्रविड़ शैली के होते थे। फिर मैंने आपको बताया मूर्तिकला। मूर्तिकला के बारे में आप लोगों को मैंने चर्चा किया कि बेसिकली बहुत सारे राइटर के द्वारा लिखा गया है कि मूर्तिकला का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कुषाण काल के समय से देखने को मिलता है। कुषाण काल, जिसके संस्थापक थे आपके कुजुल कटफिशस, उसके बाद भीम कटफिशस भी आते हैं, और प्रसिद्ध शासकों में से एक था कनिष्क, जिसके समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी, मैं बाद में फिर से बताऊंगा। तो मूर्तिकला में बेसिकली कुषाण के समय में मैंने दो कालखंड में बांट दिया था, यानी दो शैली में बांट दिया था। एक था मथुरा कला शैली और दूसरा था गंधार कला शैली। तो जो मथुरा कला शैली था, वो मथुरा कला शैली संपूर्ण जो था आपका स्वदेशी से परिलक्षित था, जबकि गंधार कला शैली जो था वो किससे संबंधित था? तो वो विदेशी रूप में परिलक्षित था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चित्रकला, और चित्रकला में बहुत सारे, जैसे अजंता का गुफा, विभिन्न प्रकार के गुफाओं से प्राप्त हमें जो मिले हैं साक्ष्य, उसके आधार पर हम लोग उस समय में तत्कालीन समाज के सांस्कृतिक धरोहर को देख पाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ मृद भांड के बारे में पढ़ा। इसके अलावे हम लोगों ने कुछ मृद भांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन हुए करते थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, और मिट्टी के बर्तन से भी हमें बहुत सारी पुरानी इतिहास की झलकियां देखने को मिलती है। जैसा मैंने बताया OCW, है ना, ओका कलर वेयर, जो नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस तरह का कलर मिला है तो समझो वो नवपाषाण काल खंड का वो होगा। BRW था ब्लैक रेड वेयर, जो काला लाल मृद भांड जो था IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। PGW जो है पेंटेड ग्रे वेयर जो है ये आपको वैदिक काल में देखने को मिलेगा। और लास्ट मैंने बताया NBPW जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर था, ये आपको पोस्ट वैदिक काल या मौर्य काल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों
ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो निसंदेह रूप से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको आसानी से प्राप्त हो। तो आज का लेक्चर मैं यहां समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में मैं साहित्यिक स्रोत के साथ आऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। इसके साथ मैं आज का यहां लेक्चर समाप्त करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।